और आज के टॉपिक का नाम हो जाएगा फेजेस ऑफ ग्रोथ। ओके, अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, आराम से, कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल ध्यान मत दो। कल एक चीज देखी थी ना हम लोग ने कि जब भी ग्रोथ होगा तो ग्रोथ के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पोजीशन के बेसिस पे हम लोग ने अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम, ऐसे हम लोग ने 3 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया था। याद है ना सबको? और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये क्यों रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि उनके पास एक टिपिकल एक सिंगल फंक्शन है कि वो सेल डिवीजन का प्रोसेस करेगा, सेल डिवाइड, न्यू सेल डिवाइड होंगे। तो कल हम लोग ने दो जाते जाते डिफरेंस देखा था। जब भी न्यू सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू सेल जब फॉर्म होगा फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, तो जब न्यू सेल का फॉर्मेशन हो रहा है उसके अंदर क्या डिफरेंस है और मैच्योर सेल में। सो लास्ट हम लोग ने लेक्चर में लास्ट मोमेंट पे हमने एक टॉपिक देखा था कि डिफरेंस बिटवीन न्यू सेल एंड मैच्योर सेल। तो वो याद है आप लोग को? न्यूक्लियस के बेसिस पे हमने देखा था, एक के अंदर लार्ज न्यूक्लियस है और दूसरे के अंदर स्मॉल न्यूक्लियस है, राइट? तो जो मैंने ये ऐसे लिखा हुआ था कि जो न्यू सेल होगा, न्यू सेल के अंदर सेंट्रल पोजीशन होगा न्यूक्लियस का और उसका साइज कैसा हो जाएगा? लार्ज एज कंपेयर टू मैच्योर सेल, बिकॉज मैच्योर प्लांट सेल हैव वैक्यूल इन सेंट्रल पोजीशन ऑफ सेल। जो मैच्योर प्लांट सेल होगा उसके सेंटर पोजीशन पे एक बड़ा सा वैक्यूल होगा एंड वो वैक्यूल का फंक्शन हो जाएगा स्टोरेज का। ये हम लोग ने देखा था, याद हो जाएगा आप लोग को इतना? एंड क्या फंक्शन होगा? जो वैक्यूल होगा उनका फंक्शन है उसके अंदर मटेरियल स्टोर होता है। जैसे हमने इससे लास्ट जो चैप्टर पढ़ा हुआ है उसमें सेल सेप करके हम लोग ने पढ़ा था। सेप का मीनिंग मैंने बताया था, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है वैसे प्लांट के ब्लड को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे सेप। क्लियर है ना ये सारी चीजें? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? तो वही चीज हम लोग को ये याद रखना है और धीरे 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 प्लांट के जो सेल्स है वो कैसे ग्रो करते हैं, है ना? प्लांट के अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, वही एग्रीगेट होंगे और टिश्यू फॉर्म करेंगे। 2 टाइप की टिश्यू मैंने आपको बताई थी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। Now this permanent tissue again divide into simple permanent tissue and complex permanent tissue. ये चीज भी हमारे दिमाग में क्लियर है। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो एक ही टाइप के सेल से बना होगा, तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, मैं रिपीट कर रही हूँ, ये 3 टिश्यू को हम लोग बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। पेरेन्काइमा को देखोगे तो उसके अंदर एक ही टाइप का सेल का शेप होगा, एक ही टाइप के सेल्स होंगे, सारे के सारे जितने भी सेल्स होंगे वहां पे जिसने टिश्यू बनाया हुआ है उन सबका शेप और साइज सेम होगा। स्क्लेरेन्काइमा भी वैसा है, कोलेनकाइमा भी वैसा है और फंक्शन भी उन लोग का एक पर्टिकुलर टिपिकल फंक्शन हो जाएगा। बट जब हम लोग बात करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में, सो जाइलम एंड फ्लोएम दिस टू आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। Xylem is made up of trachea, vessel, xylem parenchyma, xylem sclerenchyma. So 4 different cells are present in xylem. Clear हो रहा है सबको? तो परमानेंट टिश्यू के अंदर 2 टाइप, एक तो हो जाएगा सिंपल और दूसरा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। पर मेरिस्टेमेटिक में ऐसा है क्या? नहीं। मेरिस्टेमेटिक में प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और वही प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होने के बाद उसके कुछ सेल फिर से अगर सेल डिवीजन करेंगे तो उसको हमने नाम दिया था सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, तो ये फंडामेंटल प्रोसेस हमारे दिमाग में एकदम फिट हो जानी चाहिए ग्रोथ के लिए। अब दूसरी चीज, यहाँ पे 3 फेजेस होंगे ग्रोथ के। कोई भी चीज को ग्रो करवाना है, ओके, कोई भी चीज को ग्रो करवाना है तो ग्रो करने के लिए हमें क्या कौन सी चीजें चाहिए होगी? पहली चीज क्या होगी? पहली चीज क्या होगी? सेल डिवीजन होगी। फेज ऑफ सेल डिवीजन। देन दूसरा फेज नोट के अंदर बायो की जो नोट्स बनाई है उसमें लिखते जाओ आप। उसके बाद दूसरा फेज हो जाएगा फेज ऑफ सेल एलोंगेशन और जो तीसरा फेज होगा वो हो जाएगा फेज ऑफ मैच्योरेशन।
आपके सामने 3 फेज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. ओके, कौन कौन से फेज हो जाएंगे? फेज ऑफ सेल डिवीजन, फेज ऑफ सेल डिवीजन, सेकेंड इज फेज ऑफ सेल एनलार्जमेंट, थर्ड इज फेज ऑफ सेल मैच्योरेशन. अब देखो तीनों फेज के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है, तीनों चीजों में क्या क्या, एकदम आपके सामने ही तीनों फेज है. बहुत अच्छे से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसके बेसिस पे हम लोग को एक ग्राफ ड्रॉ करना है. ओके, तो फेज ऑफ सेल डिवीजन, हाँ, फेज ऑफ सेल डिवीजन का मतलब हो जाएगा न्यू सेल का फॉर्मेशन. यहाँ पे क्या होने वाला है अभी? न्यू सेल फॉर्मेशन, मतलब ये फेज रिस्पॉन्सिबल है सेल डिवीजन के लिए. फर्स्ट फेज सेल, हम बोलेंगे फेज ऑफ सेल डिवीजन, मतलब यहाँ पे न्यू सेल का फॉर्मेशन होने वाला है. न्यू सेल का फॉर्मेशन, सेल डिवीजन जब होगा तो यहाँ पे जो फेज होगा, यहाँ पे कौन सी टिश्यू प्रेजेंट होगी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये सेल डिवीजन प्रोसेस करवाएगी. तो यहाँ जितने भी सेल्स होंगे वो सारे के सारे साइज में कैसे होंगे? स्मॉल, स्मॉल साइज्ड सेल्स. ये फर्स्ट फेज हो गया. ओके, नाउ सेल एलोंगेशन का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे अब प्रोसेस होगी डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन प्रोसेस याद करो तुम लोग, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कन्वर्जन किसमें हुआ था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू. पहले एक छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा बड़ा हो गया, अब उसने उसका मतलब एक मुकाम हासिल कर लिया और उसका उसके ऊपर ठप्पा लग गया कि चलो ये डॉक्टर बन गया या इंजीनियर बन गया. तो जब तक वो बनता नहीं था कुछ भी, तब तक उसका फंक्शन क्या था? यहाँ पे हम लोग इस हिसाब से समझेंगे कि जो न्यू सेल्स होंगे, न्यू सेल्स जो फॉर्म होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे. अब न्यू सेल जो फॉर्म हुए हैं वो अब मैच्योर कंडीशन में जाएंगे, मतलब बड़ा होना स्टार्ट होंगे और उनको, वो सेल को क्या दिया जाएगा? एक परमानेंट फंक्शन दिया जाएगा. जब उसको एक परमानेंट फंक्शन दे दिया जाएगा प्लांट की बॉडी के अंदर, तब उसको हम लोग बोलेंगे कि ये सेल का अब एनलार्जमेंट हो गया है, एलोंगेशन हो गया है. तो सेल एनलार्जमेंट प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस? सेल एनलार्जमेंट प्रोसेस takes place in second phase which is known as phase of cell elongation. अब कोई भी चीज बहुत दिन तक तो ऐसा नहीं है ना कि अमर अमर है, वैसे जैसे हर एक चीज का लाइफ स्पैन होगा कुछ ना कुछ, वैसे ही ये जो सेल एलोंगेट हुआ है या एनलार्ज हुआ है उसका भी कुछ लाइफ स्पैन होगा. वो भी एक कंडीशन पे मैच्योर हो जाएगा और जब मैच्योर हो जाएगा तब उसके अंदर ना उसका फंक्शन चेंज होने वाला है, ना उसका सेल शेप चेंज होने वाला है, ना उसका साइज चेंज होने वाला है. तब ये सेल को क्या हम लोग बोलेंगे? मैच्योर सेल. तो मैच्योर सेल क्या क्या नहीं करेगा? वो सेल डिवीजन नहीं करेगा, उसका शेप क्या हो जाएगा? स्टेबल. सेल शेप एंड साइज क्या हो जाएगी? स्टेबल. ओके, there is no further changes in this particular cell. There is no further changes. तो इसको हम बोलेंगे स्टेबल सेल. समझ में आया आपको ये 3 फेज? पहले तो हाँ या ना बताओ मुझे. समझ रहे हो आप लोग? थंब करके बता सकते हो, किसी भी हिसाब से मुझे बता सकते हो, मैं तुम लोग का कमेंट ही देख सकती हूँ बस. ओके ओके, युवराज, यशस्वी, गणेश, ओमकेश, ठीक है. तो सबको समझ गया ये? मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा रही हूँ, आप लोग ध्यान दो. एक सेल है जो डिवीजन कर रहा है, सेल डिवीजन कर रहा है. तो जब सेल डिवीजन कर रहा है तो वो फेज को हमने बोल दिया फेज ऑफ सेल डिवीजन. अब ये जितने भी सेल्स है ये सारे सेकेंड स्टेप में आएंगे और ये अभी मैच्योर होना स्टार्ट होंगे.
अब जब मैच्योर हो जाएंगे तो इनका थर्ड फेज में क्या हो जाएगा, इनको एक टिपिकल फंक्शन दे दिया गया है, उनको एक टिपिकल फंक्शन दे दिया गया है। अब ये इनकी साइज कहीं पे भी ये चेंजेस नहीं शो करेंगे, तो ये हो जाएंगे स्टेबल, स्टेबिलिटी शो करेंगे। तो देखो ये फेस को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से मैंने ऐसे ड्रॉ करना स्टार्ट किया है इस हिसाब से। अब देखो यहां से यहां तक का जो फेस है, देन यहां से यहां तक का एक फेस है, एंड देन यहां से यहां तक का एक फेस है। समझ में आ रहा है चीजें, ये दिख रहा है आप लोग को, आपके सामने है ये सब दिखा सबको? मुझे कमेंट देखने के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। व्हाट लाइफ टाइम ऑफ प्लांट सेल, लाइफ टाइम ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल का कोई लाइफ टाइम नहीं होता है सिमरन। अच्छा फेज ऑफ एलोंगेशन में बताती हूँ अनुज, गुड क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बताती हूँ। और कौन से क्वेश्चन है मुझे बता दो। सेकेंड फेज रिपीट करूं? ओके ओके डियर, ठीक है। और कुछ बताओ, ठीक है। सिर्फ सेकेंड फेज में ना दिक्कत है ना? ओके जस्ट अब भी आप लोग को दिखा रही हूँ कि सेकेंड फेज क्या है, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो सिर्फ सेकेंड फेज वाला पॉइंट है ना। चलो मैं ये ग्राफ आप लोग को बाद में मतलब ये अभी यहाँ पे ही रखती हूँ मैं, और पहले मैं आप लोग को ये चीज फिर से बता। पहला वाला फेज आपको समझ में आ गया है कि वहां पे न्यू सेल अराइज हुए, सेल डिवीजन हुआ है। अब जो सेकेंड वाला फेज है, अब यहाँ पे अगर मैं ये सेल देती हूँ जिसके अंदर ये न्यूक्लियस लार्ज है और छोटा सा वैक्यूल है, और अब ये सेकेंड फेज में गया जिसका ये वैक्यूल है और ये न्यूक्लियस है, ये हो जाएगा न्यूक्लियस और ये हो जाएगा वैक्यूल। वैक्यूल ये फर्स्ट फेज, ये हो जाएगा फर्स्ट फेज, ये फर्स्ट फेज का सेल है, और ये जो सेल है ना वो सेकेंड फेज का है। सेकेंड फेज मतलब जहां पे सेल का एलोंगेशन हुआ, एलोंगेशन मतलब जो साइज में, मतलब जिसकी हाइट बड़ी है, जिसका विड्थ बड़ा है, जिसका डायमीटर बड़ा है सेल का, ओके। तो सेल बड़ा होगा, इससे थोड़ा सा मैं थोड़ा बड़ा सेल दिखाती हूँ, चलो तो समझ लो कि ये सेल है आपका, अभी ये वैक्यूल और ये न्यूक्लियस है। तो आप देखो यहाँ पे जो न्यूली फॉर्म्ड सेल होगा उसका न्यूक्लियस तुम लोग को सेंट्रल न्यूक्लियस इतना मिला, लार्ज न्यूक्लियस और स्मॉल वैक्यूल, जबकि यहाँ पे क्या मिल रहा है, लार्ज वैक्यूल एंड स्मॉल न्यूक्लियस। एक्चुअली न्यूक्लियस स्मॉल नहीं होता है, न्यूक्लियस का साइज उतना ही रहता है जितना यहाँ पे था, बट न्यूक्लियस के कंपेयर में यहाँ पे वैक्यूल बढ़ जाता है, मतलब वैक्यूल का साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि जो मैच्योर होगा सेल बड़ा होता जाएगा धीरे धीरे धीरे। कोई छोटा बेबी है, छोटा बेबी जैसे जैसे बड़ा होगा उसका शेप और साइज थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड होगा, है ना। हाँ, तुम लोग जब छोटे थे तब और अभी जो तुम लोग हो उसमें साइज में, शेप में डिफरेंस है ना, उसी हिसाब से सेल का शेप जो होगा, जब सेल डिवाइड होगा तब छोटा होगा, जब वो एलोंगेट होगा, एलोंगेट मतलब उसके शेप में, उसके साइज में थोड़ा सा बड़ापन